हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम सभी स्टूडेंट के लिए गांधीवादी आयाम का जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर होंगे वो हम इस वीडियो में पूरा लास्ट तक डिस्कस करेंगे। आप लोगों के स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल का जो सब्जेक्ट है वो हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो आप लोगों का एग्जाम्स होता है, इसका बुक भी जल्दी नहीं मिलता है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है और ये सभी विद्यालयों के लिए है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपके लिए वीडियो बिल्कुल मुफ्त में और फ्री है। तो लास्ट तक इस वीडियो से जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप लोगों का ये 75 मार्क्स का होता है एग्जाम, या फिर आप लोगों की यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू देगा या रिटन, तो दोनों में से कोई एक होगा आप लोगों का। तो जो भी आएगा आप लोग इस वीडियो को देखकर आप आंसर ट्रिक कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है सर्वधर्म समभाव। ये मेन बात आप लोगों का जो गांधी जी होते हैं उनके बारे में इसमें हम देखेंगे और उनके बारे में सारा कुछ समझेंगे कि दांडी यात्रा क्या होता है, सत्याग्रह क्या होता है, ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो यहाँ पे सर्वधर्म समभाव ये आप लोगों का शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछ देते हैं, तो आप लोग बिना घबराए इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या है, सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म की एक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी धर्मों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं किंतु उनका गंतव्य एक ही है। इस अवधारणा को रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के अतिरिक्त महात्मा गांधी जी के ने भी अपनाया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि इस विचार का उद्गम वेदों में है। इसका आविष्कार गांधी जी ने किया था। इन्होंने इसका उपयोग पहली बार सितंबर में हिंदू और मुस्लिमों में एकता करने के लिए किया था। एकता को जगाने के लिए इन्होंने अपनाया था ताकि वे मिलकर ब्रिटिश राज का अंत कर सके। यह भारतीय पथनिरपेक्षता इंडियन सेक्युलरिज्म के प्रमुख सिद्धांतों में से एक है, जिसमें धर्म को सरकार एक दूसरे से पूरी तरह अलग न करके सभी धर्मों के समान रूप से महत्व देने का प्रयास किया जाता है, जगाने के लिए किया था ताकि वे मिलकर ब्रिटिश राज का अंत कर सके। ये आप लोगों का सर्वधर्म समभाव के अतिरिक्त रूढ़िवादी हिंदुओं के एक छोटे से हिस्से ने यह खारिज कर दिया है कि धार्मिक सार्वभौमिकता के चलते हिंदू धर्म की अपनी कई समृद्ध परंपराओं को खो दिया है। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसमें क्या बताया गया था, सर्वधर्म समभाव हिंदू धर्म की एक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी धर्म द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो किंतु उनका गंतव्य एक ही होता है। ऐसे हम गुस्सा करते हैं और कई व्यक्ति होते हैं जो शांति से हमारा गुस्सा को सुनते हैं, गुस्से को एब्जॉर्ब करते हैं, या फिर कोई अच्छी बातें होती हैं हम कुछ कहते हैं तो लोग देखते हैं, सुनते हैं। वैसे ही यहाँ पे हुआ था कि गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान दिए और उस किसी चीज को एक पर्टिकुलर कुछ बात होगा उसको हम हिंदू धर्म की एक अवधारणा है जिसके अनुसार सभी धर्मों द्वारा निरूपण किए जाने वाले मार्ग भले ही अलग हो सकते हैं किंतु उनका गंतव्य एक ही होता है, वो एक ही मार्ग पे चलेंगे।
सत्य अहिंसा पे ही चलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलेंगे। वैसे ही हम कोई भी चीज बोलते हैं तो सभी लोग सुनता है हमारी बातें, तो हम कोई अच्छी चीज बोलते हैं तो अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करता है, अपनी लाइफ में अपनाता है। ठीक वैसे ही है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दांडी मार्च। दांडी मार्च आपका वेरी शॉर्ट में आ जाता है। महात्मा गांधी की अगुवाई में घटित भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महत्वपूर्ण वृत्तांत, दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 में से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को सब मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी, जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी। मार्च 240 मील 390 किलोमीटर साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय अब गुजरात राज्य के नवसारी कहा जाता था। रास्ते में भारतीयों की संख्या बढ़ गई, उनके साथ जुड़ते गया। जो अब चल रहे थे रास्ते में, भारतीयों की संख्या बढ़ते गया जब जब तो चलते गए। जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नामक कानून को तोड़ा, तो इसमें लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानून के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया। यहाँ पे ये देख सकते हैं दांडी यात्रा। गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानूनों को तोड़ने के लिए प्रसिद्ध लवण सत्याग्रह पर अपने अनुयायियों का नेतृत्व किया। तिथि क्या थी? 12 मार्च 1930, 5 अप्रैल 1930 तक चला। साबरमती अहमदाबाद में, गुजरात, भारत में हुआ। ये हमारा हो गया दांडी मार्च। अब यहाँ पे आता है सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह भी आपका पूछ लिया जाता है शॉर्ट्स में, तो ये हमारा शॉर्ट में पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? व्यापक समग्र श्रेणी के भीतर अभ्यास आमतौर पर अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सत्य के लिए आग्रह करना होता है। सत्याग्रह का अर्थ सत्याग्रह 29वीं शताब्दी के अंतिम दशक में गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भंग शुरू करने तक संसार निःशस्त्र प्रतिकार अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध पैसिव रेस्टिनेंस की युद्धित नीति से ही परिचित थी। इसकी वजह केवल काले गोरे के बीच भेदभाव था। यदि प्रतिपक्षी की शक्ति हमसे अधिक है तो शस्त्र विरोध का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। वे अहिंसा को मानते थे, इसलिए वे यह लड़ाई लड़ रहे थे। सबल प्रतिपक्षी के बचने के लिए निश्चित प्रतिकार की युद्ध नीति का अवलंबन किया जाता था। इंग्लैंड में स्त्रियों ने मताधिकार प्राप्त करने के लिए इसी निष्क्रिय प्रतिरोध का मार्ग अपनाया था। इस प्रकार प्रतिकार में प्रतिपक्षी पर शस्त्र से आक्रमण करने की बात की गई।
छोड़कर उसे दूसरे हर प्रकार के तंग करना, छल कपट से उसे हानि पहुंचाना अथवा उसके शत्रु से संधि करके उसे नीचा दिखाना आदि उचित समझाया जाता था। इसमें हम अनैतिकता वाली बातें इसमें सिखाई जाती थी। तो ये हमारा गांधी जी को इस प्रकार की दुनिश्चय पसंद नहीं थी। उनको ये सारी चीजें अनैतिकता उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन की कार्य पद्धति बिल्कुल भिन्न थी। उनका सारा दर्शन ही भिन्न था। अतः अपनी युद्ध नीति के लिए उनको नए शब्द की आवश्यकता महसूस हुई। सही शब्द प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता की, जिसमें स्वर्गीय गमनलाल गांधी ने एक शब्द सुझाया, सत्याग्रह। सत्याग्रह जिसमें थोड़ा परिवर्तन करके गांधी जी ने ह शब्द स्वीकार किया। अमेरिका के दार्शनिक थोरों ने जिस सिविल डिसऑर्गेनाइजेशन सिवियन ने आज्ञा की टेक्निक का वर्णन किया था। सत्याग्रह शब्द उस प्रक्रिया से मिलता जुलता था। सत्याग्रह का मूल अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्य प्लस आग्रह, सत्य को छोड़कर पकड़कर रहना और उसके साथ अहिंसा को मानना, अन्यथा विरोध, अन्याय के प्रति विरोध इसका मुख्य वजह था। करते हुए अन्याय के प्रति वैर भाव न रखना सत्याग्रह का मूल लक्षण है, जिसे हमें सत्य का पालन करते हुए निर्भरपूर्ण मृत्यु का वर्णन करना चाहिए और मरते मरते भी जिसके विरुद्ध सत्याग्रह कर रहे हैं उसके प्रति वैर भाव या क्रोध नहीं करना चाहिए। सत्याग्रह में अपने विरोधी के प्रति हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वे अहिंसावादी थे। तो ये हमारा सत्याग्रह हो गया। अब आते हैं युवा भारत, यंग इंडिया। अब युवा भारत में हम आते हैं। युवा भारत में भी आप लोगों का कोर्स दिया जाएगा शॉर्ट में 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के, तो आप इसे आसानी से देख सकेंगे। यंग इंडिया क्या होता है? यंग इंडिया अंग्रेजी में एक साप्ताहिक पत्र या पत्रिका थी, जिसकी स्थापना 1916 में लाला लाजपत राय ने की और बाद में महात्मा गांधी ने इस प्रकाशित किया। इस कार्य के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता या स्वराज की मांग को लोकप्रिय बनाने के लिए कोशिश की। यंग इंडिया इसे 1919 से 1931 तक गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस पत्रिका के में गांधी जी ने लेखक ने कई लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने आंदोलनों के आयोजन में अहिंसा के उपयोग से संबंध में अपनी अनूठी विचारधारा और विचारों को फैलाने और पाठकों से यूनाइटेड किंगडम से भारत की अंतिम स्वतंत्रता के लिए विचार करने, संगठित होने और योजना बनाने का आग्रह के लिए यंग इंडिया का उपयोग किया। 1933 में गांधी जी ने अंग्रेजी में हरिजन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया। हरिजन जिसका अर्थ है भगवान के लोग, अछूत जाति के लिए गांधी का शब्द। यह अखबार 1948 तक चला। इस दौरान गांधी जी ने गुजराती में हरिजन बंधु और हिंदी में हरिजन सेवक का
प्रकाशन भी किया। तीनों पेपर भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर केंद्रित थे। अब यहाँ पे हम आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन पे। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अब टॉपिक नहीं लिखा हुआ है पर ये राष्ट्रीय आंदोलन है। जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी पर इन्होंने अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना जारी रखा। 1925-1928 तक गांधी जी ने समाज सुधार के लिए भी काफी काम किया। 1926 में विश्वव्यापी मंदी के कारण कृषि उत्पादों की कीमत गिरने लगी। 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी ही हो गई। सन 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत देशवासियों ने साइमन कमीशन वापस आओ नारे के साथ किया। धीरे धीरे कांग्रेस का दबदबा पूरे देश में बढ़ता गया और राष्ट्र की भावना को प्रेरित कर देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम गांधी जी ने बखूबी किया। गांधी जी ने बढ़ते प्रभाव के कारण देशवासियों अपने आप को एक सूत्र में पिरोने लगे। इस आंदोलन का शांत करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस को गोलोमोर सा ऐलान कर दिया। इस बारे में कोई सीमा भी तय नहीं किया गया और कहा गया कि भारत में के संविधान बनाने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 1930-1932 लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी ने 1931 में जेल से रिहा हुए तो गांधी जी अरविंद समझौता हुआ, उनकी बीच समझौता हुआ जिससे सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया तथा तटीय इसके इलाके में नमक उत्पादन की छूट दी गई पर राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए बातचीत का विश्वासन दिया गया। गांधी जी ने दूसरे मामले में सम्मेलन भी की भाग लिए पर बात कुछ खास नहीं बनी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी। फिर 2 साल बाद सीमित मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी गई। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना अनुमति के अंग्रेजों ने युद्ध में झोल दिया। फिर युद्ध समाप्ति से पहले जापान पर परमाणु बम से हमले की निंदा की। आहत भी हुए पर अपना सत्य और अहिंसा का मार्ग कभी नहीं छोड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या सन 1942 में गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को करो या मरो का नारा आजादी की लड़ाई में गांधी जी ने योगदान दिया। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौमी एकता है। कौमी एकता को देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। कौमी एकता का मतलब है कि अनेकता में एकता। हमारे आपसी में मतभेद और मतभेद नहीं होनी चाहिए। कौमी एकता दिवस धर्मनिरपेक्षता, अहिंसा, भाईचारे, सौहार्द विरोधी सांप्रदायिकता, सांस्कृतिक एकता, कमजोर वर्गों के विकास और खुशहाली, अल्पसंख्यकों के महिला और संरक्षण के मुद्दों को उजागर करने के लिए आयोजित किया जाता है। कौमी एकता दिवस सार्वजनिक सद्भाव
और राष्ट्रीय एकता का ताकत मजबूत करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसको अगर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि कौमी एकता से आप क्या समझते हैं, तो कौमी एकता दल उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक दल था। इसके मुखिया अफजाल अंसारी थे और चुनाव चिन्ह गिलास था। इस राजनीतिक दल का बहुजन समाज पार्टी के विलय हो चुका है। अब अंसारी बहुजन समाज पार्टी में है। अब देखते हैं कौमी एकता दिवस कब मनाया जाता है। कौमी एकता दिवस हमारा सप्ताह 2022 में शनिवार 19 नवंबर से शुक्रवार 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। ये 31 अक्टूबर को एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? इस दिवस को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है, जिनके भारत के राजनीतिक एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी। इस दिन का आरंभ भारत सरकार द्वारा सन 2014 में किया गया था। राष्ट्रीय एक दिवस 2016 पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दर्शाते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है। अब आते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर सरदार भाई वल्लभ पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। एकता दिवस के रूप में ये हमारा मनाया जाता है। अब आते हैं एकता दिवस कितने प्रकार के होते हैं। दुखरीन के शब्दों में प्रथम एकता दिवस, एकता तब ही संभव होती है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है। और दूसरी स्थिति सवयवी एकता तब ही उत्पन्न होती है जब प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अस्तित्व अलग अलग मान्य हो जाता है। इन दोनों प्रकार की एकताओं को निम्न प्रकार से अधिक स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। आते हैं अपने नए टॉपिक पे। नया टॉपिक हमारा अस्पृश्यता है। अस्पृश्यता को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, उसका निवारण क्या क्या है, तो उसको हम देखते हैं। अस्पृश्यता की परिभाषा। अस्पृश्यता संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए किए गए विधिक प्रभाव का उल्लेख करें। इसमें जितना भी उल्लेख है, समस्याएं हैं, सारा इसमें हम आंसर देंगे। इसमें हमारा दिया हुआ है सामान्यतः जब समाज का कोई समुदाय दूसरे समुदाय से कार्य जाति परंपरा अथवा रूढ़ि के आधार पर छुआछूत का व्यवहार करता है तथा उस समुदाय को सामूहिक रूप से अस्पृश्य मानक सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से वर्जित करना, तो इसे हम अस्पृश्यता कहते हैं। भारत की वर्ण व्यवस्था में जाति आधारित अस्पृश्यता की रूढ़ि रही है। भारत के संविधान में अस्पृश्यता शब्द का निश्चित अर्थ नहीं दिया है, परंतु संविधान में इसे सबसे संबंधित कुछ प्रावधान जो इस प्रकार है। संविधान का प्रस्तावना में प्रतिष्ठा व अवसर की क्षमता तथा अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध एवं अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की घोषणा है। अनुच्छेद 17 क्षमता के आधार को एक क्षेत्र विशेष से लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। संवैधानिक अवधारणाओं के अतिरिक्त अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए कुछ विधिक
प्रावधान किए गए हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम संसद ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता अपराध विधियम नियम 1955 पारित किया था। 1976 में इसका संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम 1979 के तहत प्रथम बार उत्पीड़न शब्द के व्यापक व्याख्या की गई। केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1995 में एक नियमावली का निवारण भी किया था। 2015 में उपरोक्त अधिनियम में संशोधन के माध्यम में पुराने प्रावधानों को और अधिक सख्त कर दिया गया। इसमें उत्पीड़न की परिभाषा भी कई और कृत्यों जैसे सिर व मूछ मुंडाना, चप्पलों की माला पहनना, जनजाति महिलाओं को देवदास बनना आदि को भी शामिल किया गया है। इसमें मामलों के त्वरित निवारण के लिए विशेष अदालतों के गठन को भी प्रावधान किया गया। ये त्वरित निवारण के लिए विशेष अदालतों में भी गठन भी प्रावधान किया गया था। अस्पृश्य उन्मूलन के अन्य स्वाभाविक इसका उपाय देखिए, पीड़ित समुदाय के आर्थिक व सामाजिक विकास के द्वारा अस्पृश्यता व उत्पीड़न जैसे मामलों के त्वरित निवारण के लिए पर्याप्त संख्या में विशेष अदालतों के गठन के द्वारा अनजाति विवाहों को बढ़ावा देकर तथा खाप पंचायतों की नियंत्रण द्वारा स्कूल स्तर पर बच्चों से सभी समुदायों के प्रति समानता की अभिव्यक्ति विकसित करना, अस्पृश्यता उन्मूलन के प्रति सामाजिक जागरूकता का प्रसार करना। ये हमारा हो गया अस्पृश्यता का निवारण। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में।